हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SCP इन 3D। तो एक वीडियो हम लोग इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने SCP इन 3D में एक पहला तरीका पढ़ा था, इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड वे। तो फर्स्ट वे से हमें क्या मिला था? फर्स्ट वे से हमें मिला था AA टाइप अरेंजमेंट, कि एक लेयर A लेयर थी, उसके ऊपर भी सेम लेयर थी। तो हमारे पास जो A लेयर के एटम्स थे एग्जैक्ट उसके ऊपर जब हमने एटम्स रखना शुरू किए थे तो वो था हमारा AA टाइप अरेंजमेंट। फिर हमने उसमें यूनिट सेल निकाला था जो आया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। फिर हमने A और R में रिलेशन निकाला, पैकिंग फ्रैक्शन निकाला। तो आज हम देखेंगे कि दूसरा क्या तरीका हो सकता है जहां से एक अलग यूनिट सेल हमें मिलेगा। चलिए इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारे पास आप लोग यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि हमने एटम्स थोड़ा डिस्टेंस पे बनाए हुए हैं। ऐसा क्यों है, इसका जवाब अभी तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा और हो सकता है तुम लोग खुद ही उसका जवाब दे दो। तो ये SCP अरेंजमेंट है। तो आप लोग कहोगे सर SCP अरेंजमेंट तो पहले भी हम लोगों ने देखा था, बट सारे एटम्स क्या थे, क्लोजली पैक्ड थे, लेकिन ये दूर क्यों हो गए? ये दूर इसलिए हुए हैं, तो ये जो पहले वाली लेयर है, ये जो पहले वाले एटम्स की लेयर है, इसे मैं बोल देता हूँ A लेयर। यानी कि जो बच्चे तुम लोग जो बैठे हुए स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं वो इस तरह से बैठे हैं, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। वो क्यों है? अब जो नया एटम आ रहा है ना, जो नया एटम आता है, जब हमने फर्स्ट वे पढ़ा था तो जो नया एटम आया था वो एग्जैक्ट इसके ऊपर रखा था, एग्जैक्ट इसके ऊपर, एग्जैक्ट इसके ऊपर। लेकिन अब जो नया एटम मैं लेके आ रहा हूँ वो रखने वाला हूँ मैं इसके बीच में, यहाँ पे रखा जाएगा वो एटम। ठीक है, अभी ड्रॉ थोड़ा सा क्लियर दिखाने की वजह से एटम्स का साइज थोड़ा छोटा बड़ा आप लोगों को लग सकता है। तो ये जो पहले वाली लेयर है वो A लेयर है। इस बार जो सेकंड लेयर आई है यानी कि B लेयर है, उसके एटम एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं है, इसके बीच में रखे गए हैं, राइट। तो इसका मतलब सर ये B लेयर जो है इसे हम B लेयर ही कहेंगे, यानी कि जो दूसरी लेयर है वो अलग है पहली वाली लेयर से। नहीं तो हम क्या करते, इसका नाम भी A लेयर होता है, इसका नाम भी A लेयर होता है, बट ये लेयर कुछ डिफरेंट दिखाई दे रही है पहली वाली लेयर से, तो इसका नाम क्या रख दिया, B लेयर। अब मैं फिर से एटम लेकर आता हूँ, A लेयर, B लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर। अब जो थर्ड लेयर आ रही है वो एग्जैक्ट A के ऊपर है, एग्जैक्ट A के ऊपर है। जो पहले वाले एटम्स रखे थे, ब्लैक वाले एटम्स जो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, उसके एग्जैक्ट ऊपर मैंने एटम रखना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब सर अब जो नई लेयर आप लेकर आए हो, कोई बच्चा उसे C लेयर बोल सकता है, बट वो उसे C लेयर नहीं कहेगा क्योंकि वो पहले वाली लेयर की तरह है, इसलिए उसने उसका नाम भी क्या रख दिया, A लेयर रखी है। आई बात समझ में? तो A लेयर है, उसके ऊपर B लेयर्स के एटम से जो ब्लू एटम्स दिखाए, फिर A लेयर आ गई है। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, A B टाइप अरेंजमेंट। तो कैसा टाइप हो गया बच्चों? ये हो गया आपका A B टाइप। ये A B टाइप किस में है? ये A B टाइप है 3D में। तो इससे पहले आप लोगों ने समझा था AA टाइप, अब है A B टाइप, राइट। तो पहला तो आपको अरेंजमेंट के बारे में पता चल गया। दूसरा फिर हम क्या निकालते हैं सर, हम निकालते हैं यूनिट सेल। प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोगों ने ऐसे ही अप्रोच किया था, बिल्कुल सेम अप्रोच है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल निकालने के लिए क्या करते हैं, इन एटम्स को यहां से उठा लाते हैं। ठीक है, देखो तो क्या दिखाई देता है हमें, यहां से ले लेते हैं, चलिए। तो यह है एक यूनिट सेल, इसी की रिपीटेशन करोगे तो आगे चलते चले जाओगे। देखो ये ऐसे ही चलते रहोगे। तो इसे मैं उठा के यहां ले आता हूं, तो ये कैसी पिक्चर दिखाई दे रही है तुम्हें? देखो ये एक ब्लैक एटम, ये एक ब्लैक एटम है A लेयर के, ये A लेयर के एटम है। इसके ऊपर B लेयर का एक एटम रखा है, फिर इसके ऊपर A लेयर के एटम आ जाते हैं। तो ये यूनिट सेल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, दिख रही है सबको यूनिट सेल? तो ऐसी यूनिट जिसकी रिपीटेशन से पूरा अरेंजमेंट बन सकता है। तो इस रिपीटेशन को मैं बढ़ाते रहूँ, आगे नीचे को भी ले जाऊँ, तो ये पूरा अरेंजमेंट फॉर्म हो सकता है, राइट। तो ये यूनिट सेल मैंने निकाल दी। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो ब्लैक वाले एटम है इनका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये चार एटम्स आप लोगों को एक इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, राइट। उसके बाद एक ब्लू एटम है,
उसके बाद एक ब्लू एटम है, वो कहाँ है, इन 4 एटम्स के बीच में, 1 2 3 4, इसके बीच में एक एटम है। और उसके बाद क्या है, ब्लू एटम है, उस ब्लू एटम को मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद फिर से क्या है बताओ मुझे, पहले ए लेयर के 4 ब्लैक एटम बना दिए, फिर उसके बाद बी लेयर का एक एटम आएगा, फिर अगेन ए लेयर के 4 एटम आएंगे जो इस एग्जैक्ट इसके ऊपर होंगे, यानी कि इस ब्लैक एटम के ऊपर एक एटम होगा। चलो पहले इसका स्क्वायर बना दो, ये पहले वाले जो 4 एटम्स थे ब्लैक, उनका मैंने एक स्क्वायर बना दिया। इस एटम के ऊपर एक एटम है, इस एटम के ऊपर भी एक एटम है, इस एटम के ऊपर भी एक एटम है, इस एटम के ऊपर भी एक एटम है। अब देखो बनने के बाद तो तुम्हें बिल्कुल लग रहा होगा कि सर यस, ये 4 एटम्स के ऊपर, रुको थोड़ा सा ड्रॉ, ये ठीक है, तो ये दिखाई दिया 4 ब्लैक एटम्स हैं, फिर सबसे ऊपर ये ए लेयर ए लेयर ए लेयर और ये ए लेयर। अब बीच में क्या है सर, बीच में एक ब्लू एटम है, राइट, ये है वो ब्लू एटम, नजर आ रहा है तुम लोगों को। अब देखो क्या बन गया सर, एक क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर बीच में एक एटम है। अब इसको समझें, 4 ब्लैक एटम, फिर एक ब्लू एटम, अगेन 4 ब्लैक एटम। तो क्यूब इमेजिन कर सकते हो आप लोग, ठीक है, जिस रूम में बैठे हो उसको इमेजिन करो कि नीचे का जो सरफेस है वो 4 कॉर्नर क्या है, वो 4 ब्लैक एटम्स हैं। फिर उसके बाद रूम के बिल्कुल बीच में एक ब्लू कलर का एटम रखा है, फिर रूम के ऊपर जो छत है वो भी 4 एटम से मिलकर बनी, वो भी ब्लैक एटम है। तो ए लेयर जमीन पर है, फिर बी लेयर बीच में है, उसके 4 ऊपर जो एटम है वो कौन सी है, फिर से ए लेयर है। तो अरेंजमेंट था ए बी टाइप, यूनिट सेल मिल गई ये। अब ये किस तरह की यूनिट सेल है, इसको बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इन शॉर्ट इसे कहा जाता है BCC। तो आज से याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। डेफिनेशन बोलेंगे तो सर ऐसी यूनिट सेल जिसके हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, एवरी कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, सेंटर ऑफ द बॉडी या सेंटर ऑफ द क्यूब। तो हर कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और साथ में उसके सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड, यानी कि BCC। क्लियर हुआ, बताओ मुझे। तो कैसा अरेंजमेंट था, एक ए लेयर है, ए लेयर के ऊपर हम बी लेयर लेकर आए हैं, यानी कि ब्लू वाले एटम्स इसमें रखे हैं हमने, ठीक है। उसके बाद अगेन एक और लेयर लेकर आए हैं, तो ये चीज़ हो गई। सर सारी बातों का आंसर मिल चुका है, लेकिन एक बात अभी भी रह गई है, वो क्या है सर, ये एटम्स में गैप क्यों बनाया है। सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली है कि कैसे कैसे यूनिट सेल आ रही, बट सर ये एटम में गैप बनाने का क्या रीज़न है। अब तुम लोग मुझे इस बात का आंसर करो कि अगर 4 एटम नीचे हैं, एक क्यूब को इमेजिन करो, छोटे क्यूब को, ठीक है, 4 एटम्स हैं, फिर बीच में एक एटम आ जाएगा और ऊपर से भी 4 एटम आएंगे, तो क्या बीच में एक एटम इक्वल साइज का, जो कॉर्नर पे 4 एटम है उसी साइज का बीच में जब एटम रखोगे तो क्या कॉर्नर वाले एटम्स आपस में एक दूसरे को टच कर पाएंगे, बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है, इमेजिन करो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम लोगों से कि ये 4 एटम्स हैं, ठीक है, ये 4 एटम्स है। अभी तक के ड्रॉ के हिसाब से क्या कहना चाह रहे हो तुम लोग, अगर इस बात को समझ गए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो पहले तुम लोग ये कहना चाह रहे थे कि सर ये है एटम्स जो हमारे सिंपल, जो हम पहले हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या किया, इनमें गैप कर दिया। मैंने कहा कि गैप मैंने इसलिए किया है ना, क्योंकि मुझे जो एटम लाना है वो इसी के साइज का एक एटम है, इसी के साइज का एक एटम है। तो 4 एटम है, उनके बीच में एक एटम आना है, फिर 4 एटम आने हैं, तो इन्हीं के साइज का एटम इनके बीच में कैसे आ सकता है, क्योंकि गैप तो इतना है ही नहीं। तो इसका मतलब वो एटम्स थोड़े से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, राइट। क्लियर हुआ चीज़ है। तो एक छोटे से क्यूब को इमेजिन करो कि मेरे हाथ में एक क्यूब है, तो 4 एटम्स ऊपर हैं और 4 एटम्स नीचे हैं, और बीच में भी उन्हीं के साइज का उतना ही बड़ा एटम रखा है। तो वो एटम क्या करेगा, इन सब एटम्स को क्या कर देगा, थोड़ा सा दूर कर देगा। देखो पहले तो पास थे, अब ये दूर कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर एटम्स क्या हो गए, थोड़ा दूर दूर हो गए। तो ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया, तो एक बार फाइनलाइज करते हैं। AB टाइप अरेंजमेंट, यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और ये दिखाई दे रही है आप लोगों को साफ साफ एक यूनिट सेल। अब इसके लिए और चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम और क्या क्या कैलकुलेट करते हैं इसके लिए, वो निकाल लेते हैं।
तो और क्या बता सकते हो, ए और आर में रिलेशन बताइए। तो ए और आर में रिलेशन बनाने के लिए मैं अगेन यहाँ इस क्यूब को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, और प्लीज़ नोट्स बनाते टाइम आप डिफरेंट डिफरेंट पेन का यूज़ करें और इन पिक्चर्स को क्लियर दिखाई दें, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आप जितने क्लियर नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा है आपके दोबारा समझने के लिए, क्योंकि एक बार समझ में आती है बट हम अगेन इसे भूल जाते हैं, क्योंकि उतनी थ्योरी लिखी नहीं जाती है, इसमें सारी चीज़ें इमेजिनेशन पे बेस्ड रहती हैं, तो हमें याद ज़्यादा रखना होता है। तो इसका रिवीजन भी टाइम टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है, और नोट्स अच्छे से बनाना, हर बात को लिखना वहाँ पर, ठीक है। जो भी चीज़ तुम्हें लगती है कि याद रखने वाली थी उसे लिख दो स्टेटमेंट के फॉर्म में, कहीं भी कॉर्नर पे एक एटम है, कहाँ पर, सेंटर पे। मैंने कलर भी उसी तरह से दिखाए हैं, ठीक है। तो ये है, ऐसे तुम लोग भी बनाओगे, जब नोट्स बनाओगे ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन जो भी यूज़ कर रहे हो उसी तरह से एटम्स को भी रिप्रेजेंट करो, तो बहुत बढ़िया एकदम क्लियर पिक्चर नजर आएगी तुम्हें, राइट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ए और आर में रिलेशन निकालना है। अब हम सबको पता है कि सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, ए होती है। अब ए और आर में रिलेशन तो उन्हीं, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इनके बीच में निकाल देते हैं। क्या ये दोनों एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, क्या ये दोनों एटम्स आपस में टच कर रहे हैं? अगर यही सवाल मैंने तुम लोगों से सिंपल क्यूबिक में पूछा होता, जब सेंटर में कोई एटम नहीं था, तो तब आपका जवाब होता कि सर हाँ ये कॉर्नर वाले एटम आपस में टच करते हैं सर, ऐसे, ठीक है, ये दोनों आपस में टच करते हैं। लेकिन क्या इस अरेंजमेंट में आप लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है, क्या कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं? आंसर इज नो, यानी कि इन दोनों के बीच में ए और आर में रिलेशन नहीं निकाला जा सकता। यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो ए है, लेकिन अगर मैं इसे बनाऊं, देखो एक बार मैं समझाता हूं तुम लोगों को, ये मैंने बनाया, ये बना दिया। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो ए है, क्या यहां से पूरी यहां तक की डिस्टेंस आर है? क्या आप इसे a इज इक्वल टू 2r बोल सकते हो? अगर ऐसा बोलते हो तो मुझे बताओ इसका क्या होगा, ये जो बीच वाली वैल्यू है उसका क्या होगा, ठीक है। तो रटना नहीं है, तो डेरिवेशन बच्चे रट लेते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन सा ट्राइंगल लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमें वही एटम्स लेने होते हैं जो आपस में टच कर रहे होते हैं, राइट, तभी तो ए और आर में रिलेशन निकलेगा। तो अब तुम लोग देखो कौन सा एटम टच कर रहे हैं। तो सर हमें टच करते हुए एटम्स दिखाई दे रहे हैं, वो है ये। कैसे? इस ड्रॉ में तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एक्चुअल ड्रॉ तो ये है। तो क्या ये ब्लैक वाला एटम और ये बीच में ब्लू वाला एटम और ये सामने वाला ब्लैक एटम टच नहीं कर रहे हैं? सीधे सीधे इमेजिन करो, जिस रूम में तुम बैठे हो 4 एटम ऊपर है, वो 4 एटम टच कर रहे हैं बीच वाले एटम को, फिर वो बीच वाला एटम टच कर रहा है चारों को। तो क्या ये जो कॉर्नर है, ठीक है, आपके रूम का जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर वाला एटम और ये बीच वाला एटम और ये सबसे नीचे कॉर्नर वाला एटम, ठीक है, सामने, बिल्कुल मेरे सामने, ऐसे डायगोनल, यानी कि रूम में एक डायगोनल खींच दो। अब वो चाहे यहाँ से खींचो, तो इसका मतलब डेरिवेशन में कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसे भी ले सकता है, ऐसे भी ले सकता है, बस बॉडी का डायगोनल होना चाहिए, यानी कि कॉर्नर वाला एटम, सेंटर वाला एटम और उसके सामने वाला एटम तीनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, राइट। अगर मैं ड्रॉ दिखाना चाहूँ तो ये बड़ा सा एक एटम बनेगा, फिर एक ब्लू एटम, फिर एक ब्लैक एटम, ये सब आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब यहाँ पे बना के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सर इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी? ए सी हमें निकालना है। सर ए सी में हमें क्या नज़र आ रहा है कि सर ए सी में एक ब्लैक एटम है और एक ब्लू एटम है, अगेन एक ब्लैक एटम है। तो मैं अगर तुम लोगों से पूछता हूँ ए सी की वैल्यू बताओ मुझे, ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है सी, तो आप कहोगे सर आर के टर्म्स में तो ये कितना है, a इज इक्वल टू 4r, यानी कि ए सी इज इक्वल टू 4r। एक r इसके लिए हो गया, 2r इसके लिए हो गया, डायमीटर आ गया ना इसका पूरा, और एक r इसके लिए हो गया, देखो r 2r और ये ए सी इज इक्वल टू 4r है। अब हमें इसी किसी तरह से a के टर्म्स में निकालना है, वो कैसे निकलेगा? उसके लिए सर हमें एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। क्या ये परपेंडिकुलर है? बताओ मुझे, क्या ये परपेंडिकुलर है? हाँ, इसमें भी बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि सर ये 90 डिग्री है या नहीं, तो ये बिल्कुल है। इसे ऐसे इमेजिन करो, जिस रूम में तुम हो उसके एक कॉर्नर को देखो, ठीक है, कैसा वाला कॉर्नर जो दोनों फेजेस से मिल रहा हो, ऐसे मिल रहा हो, ठीक है, कॉर्नर समझते हो ना। अब उसमें क्या करो, ज़मीन में ऐसे एक डायगोनल खींच दो, ठीक है, कि दो साइड्स ऐसे मिल रही है और वहाँ पे एक डायगोनल खींच दो ज़मीन में, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको ऐसे रखा है ना, देखो यहाँ पे 2D में, 3D में ले जाऊँ तो ये ऐसे है, ठीक है, तो ये बॉडी डायगोनल है।
या सॉरी फेस डायगोनल है नीचे का, तो ये क्या है 90 डिग्री बना रहा है। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, ये वैल्यू कितनी है बताइए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, तो सर ये तो साइड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वैल्यू है ए। अब बात ये है कि हमें ये वैल्यू निकालनी है, तभी जाके बात बनेगी। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस वैल्यू के लिए मैं एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाला देखो, इसका नाम ए है, ये हो गया सी, इसका नाम रख देते हैं हम बी, और इसका नाम रख देते हैं ओ, ठीक है। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, इस ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी ओ ट्राइंगल देखो, ठीक है, इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या बनेगा यहां से, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी बताओ, ओ बी कितना है, चलो पहले लिख लेते हैं, बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। जहाँ पे समझ में ना आए बार बार वीडियो को पीछे करो और देखो, अच्छे से समझो, रट के आगे नहीं बढ़ना है, बार बार समझने की कोशिश करो, जब तक समझ में ना आए आगे मत बढ़ा करो। ए बी तुम्हें निकालना है, बी ओ कितना है, बी ओ क्या है, साइड ही तो है ना इसकी, तो साइड कितनी मानी है हमने, ए मानी है, तो ए का स्क्वायर हो गया प्लस ए ओ कितना है, सर ये भी साइड है, ये भी क्या है साइड है, ये भी साइड है, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर, तो कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा, रूट लगा दोगे तो a रूट 2, तो यहाँ से ए बी कितना मिल गया तुम्हें, a रूट 2, यहाँ पे रख दें इसे। तो इसका मतलब सर ये वाली जो वैल्यू है, अब मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो ए बी है वो कितना आ गया है, a रूट 2 आ गया है, राइट, a रूट 2। अब चलो अब करो कैलकुलेशन, ये वाला पोर्शन स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेरिवेशन आने वाला है थोड़ा। बाकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह है, ओके नाउ ए रूट 2 निकल गया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, क्या वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास हमें निकालना है ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी निकल गया बी सी स्क्वायर, ए बी कितना है बोलो भाई, ए बी कितना है, ए रूट 2, ए रूट 2 का स्क्वायर, बी सी कितना है, बी सी है ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू रूट लगा दोगे इसमें a रूट 3। ओ माय गॉड, इतनी मेहनत करनी पड़ी है हमें, ठीक है, ए सी निकालने के लिए। तो ए सी इज इक्वल टू क्या है, a रूट 3, तो हमें समझ में आ गया कि सर 4r इज इक्वल टू a रूट 3, दिस इज अवर रिलेशन बिटवीन a एंड स्मॉल r, क्लियर है। तो अब इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, अगर कहीं पर डेरिवेशन नहीं आएगा, डेरिवेशन को समझ लेना है, बाकी आपको याद रहेगा। यूनिट सेल का नाम क्या है मुझे बताओ, यूनिट सेल का नाम क्या है, बी सी सी ना, तो बॉडी डायगोनल याद रखो, बॉडी डायगोनल कितना होता है a रूट 3, बीसीसी से याद रखो बॉडी डायगोनल, जो बॉडी का डायगोनल है, ठीक है, जो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को कनेक्ट करता है, तो बीसीसी से याद रहेगा बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल से तुम्हें ध्यान में रहेगा कि हमारे पास क्या है, a रूट 3 है, क्लियर हुआ। चलिए, तो 4r इज इक्वल टू a रूट 3 यहाँ से हमें मिल गया, तो मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ, 4r इज इक्वल टू a रूट 3, ये कहानी आ गई। अब बात करते हैं इसके पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन अब तुम लोगों को समझ में आता है कि पैकिंग फ्रैक्शन का क्या मतलब है, तो मैं फिर भी एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि टोटल अवेलेबल स्पेस का कितना स्पेस आप ऑक्यूपाई करते हो, यानी कि टोटल वॉल्यूम कितनी थी और एटम्स ने कितनी वॉल्यूम यूज़ करी है। टोटल वॉल्यूम है क्यूब की वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम कितनी है, ये है,
इसमें एटम्स कितना स्पेस कवर कर पा रहे हैं, कितना स्पेस खाली बच रहा है, तो उस बारे में बात होगी। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला वही, मैं इसे बार बार हर वीडियो में लिख नहीं रहा हूँ। स्पेस ऑक्यूपाइड, चलो लिख देते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, कि एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है और आपके पास कितना स्पेस है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स और टोटल स्पेस परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एटम्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सर कितने एटम्स हैं, आप लोगों को कितने दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ बच्चों का आंसर होगा सर 9 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे और 1 सेंटर पे। लेकिन क्या ये जो कॉर्नर वाले एटम हैं वो पूरे इसके अंदर आए थे, आंसर इज नो, क्योंकि जब तुम लोगों ने ड्रॉ बनाया था तो वो कुछ ऐसा था। ठीक है, भूला मत करा करो, ये है। तो जब तुम लोगों ने ये कुछ इस तरह से किया था तो ये क्या, ये पार्ट तो बच गया ना, इतना पार्ट बच गया। इसका मतलब कॉर्नर वाले एटम पूरे यूज नहीं हो रहे हैं। तो कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बताइए, तो कितना होता है कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो प्रीवियस वीडियो भी हमने डिटेल समझा था कि कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 कैसे होता है। क्योंकि जो कॉर्नर वाला एटम है उसे इमेजिन करते हैं हम एक रूम के कॉर्नर की तरह, कि वो कितनी जगह शेयर हो रहा है। तो एक कॉर्नर का एटम कितनी जगह शेयर हो सकता है, 8 जगह शेयर हो सकता है। ठीक है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, सेंटर का तो 1 ही होगा। तो इन सबसे पहले हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम किससे दिखाते थे, कैपिटल Z से दिखाते थे, राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स Z है तो कंट्रीब्यूशन कितना कितना है 1/8। कितने पार्टिकल्स हैं टोटल, 8 पार्टिकल्स हैं, प्लस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1, यानी कि Z इज इक्वल टू कितना आ गया है 2। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि BCC के केस में Z यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 2, यानी कि 2 ही एटम्स चाहिए, 2 ही गोले, 2 ही स्फीयर चाहिए इस पूरे अरेंजमेंट को बनाने के लिए। मैं 2 स्फीयर लाकर तुम्हें दूंगा और तुम कहोगे सर हम ये अरेंजमेंट बना देंगे। मैं पूछूंगा कैसे, आप कहोगे सर देखिए आपने 2 स्फीयर दिए हैं, एक स्फीयर ले जाकर हम रख देंगे बीच में, और मैंने पूछा दूसरे स्फीयर का क्या करोगे, सर उसके हम 8 पीस कर देंगे, 8 टुकड़े कर देंगे, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 पूरा अरेंजमेंट बन जाएगा। एक्सीलेंट। तो Z इज इक्वल टू 2। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, तो एटम्स की वॉल्यूम, कितने एटम्स हैं 2, एक एटम की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी है A³ इंटू 100। अब A और R में रिलेशन लगा लेते हैं, तो 2 इंटू 4/3 πr³, A इज इक्वल टू कितना है बताइए, A इज इक्वल टू 4r/√3, तो 4r डिवाइडेड बाय √3 की पावर 3 इंटू 100। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ जैसे इसको सॉल्व नहीं करना होता है, इसे सिर्फ याद रखना होता है, और ये वैल्यू तुम्हारी आती है 68%। क्या मतलब है 68% का, 68% का सीधा सीधा मतलब है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, कि एटम्स ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, और 100 से माइनस कर दोगे तो बाकी क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस हो जाएगा, 32 आएगा शायद, हाँ 32, ठीक है। तो 32% क्या होगा, फ्री स्पेस होगा। क्लियर हुआ, ये है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, इसको नोट कर लेना, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, तो इंटरेस्टिंग बात यह है इन एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर, वेरी इंटरेस्टिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, चलिए बताइए। तो ये जो सेंटर वाला एटम है ना, जो ये ब्लू वाला एटम है, इसको कितने एटम्स टच कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी एटम को उसके नियर में कितने एटम्स टच कर रहे हैं, किसी एक एटम को कितने अदर एटम्स टच कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो सेंटर वाला एटम है, इसे कितने एटम्स टच कर रहे हैं, तो आपका सीधा सा आंसर होगा सर, आपने कहा कि रूम है हमारे पास, उसमें सेंटर पे एक एटम है, ऊपर सॉरी ऊपर वाले 4 एटम्स उसे टच कर रहे हैं और नीचे वाले भी 4 एटम्स उसे टच कर रहे हैं। क्योंकि सिंपल सा ड्रॉ सर हम लोगों ने ऐसे बनाया था कि ये थे वो 4 एटम्स
और इसके ऊपर आपने ब्लू एटम रख दिया। सर जैसे ही आपने ब्लू एटम रखा तो हमने कहा कि सर ये चारों टच कर रहे हैं, फिर इसके ऊपर से भी आपने 4 रख दिए, तो सर इसका मतलब सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंटर एटम इज 8। इसे 8 एटम्स टच कर रहे हैं। अब बात यह है कि सर कॉर्नर वाले वो कितने टच कर रहे हैं? क्या ये कॉर्नर वाला एटम इस एटम को टच कर रहा है? आंसर इज नो। क्या ये इसे टच कर रहा है? नहीं, ये नहीं। देख रहे हो यहाँ पर, देखो क्या ये एटम आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को? नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर वाला भी तो नहीं कर रहा होगा उसे टच। इसका मतलब एक यूनिट सेल के अंदर, ये एक यूनिट सेल है ना, इसी को तो मैंने यहाँ पे बनाया है। एक यूनिट सेल के अंदर अगर मैं इस ब्लैक वाले एटम की बात करता हूँ, ये जो पीछे रखा हुआ है, ये सिर्फ किसको टच करता है? सर ये सिर्फ ब्लू वाले एटम को टच करता है। ठीक है, चाहे कोई भी ले लो, कोई भी एटम ले लो। तो ये एक ब्लैक एटम, यानी कि ये जो ब्लैक एटम है वो सिर्फ किसको टच करने वाला है? वो टच करने वाला है सिर्फ इस ब्लू एटम को। ऐसे ये कॉर्नर वाला एटम सिर्फ किसको टच करेगा? ब्लू को, क्योंकि आपस में कोई भी टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। सब एटम कॉर्नर वाले किसको टच कर रहे हैं? बीच वाले ब्लू एटम को। अब ये जो कॉर्नर वाला एटम है सर, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 था। इसका मतलब सर ये एटम 8 जगह पर प्रेजेंट है, यानी कि इस एटम से हम 8 यूनिट सेल बना सकते हैं। ये एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल में वो सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है। ऐसे ही जब वो 8 जगह पर प्रेजेंट है तो वो वहां पर 8 एटम्स को टच करेगा। अगर वो इस रूम में है, इस रूम के सेंटर वाले को टच कर रहा है, तो वो बगल वाले रूम के सेंटर वाले को भी टच करेगा, पीछे भी करेगा। तो वो जहां जहां प्रेजेंट है, वो कितनी जगह प्रेजेंट है? वो 8 जगह प्रेजेंट है, तो वो सारे एटम्स को टच करने वाला है। आई बात समझ में? अगर इसे मैं 2D व्यू में देखूं ऐसे, तो ये देखो, थोड़ा सा एक आइडिया मैं यहाँ से भी देता हूँ। तो बहुत सारे तरीके तुम्हारे पास होने चाहिए समझने के लिए, कि कभी किसी एक से आंसर ना आए या तुम भूल जाओ, तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन रहे। ठीक है, ये क्यूब बस सही बन जाए। यस, वेरी गुड। मैं बहुत बढ़िया ड्राइंग बना रहा हूँ, और ये फाइनली हम इसे बना चुके हैं। वेरी गुड। चलिए ये कॉर्नर वाले एटम्स दिखा देते हैं। ये क्यूब है, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब का एटम है, ये क्यूब का एटम, ये क्यूब का एटम। ठीक है, ये 8 एटम्स हमने बना दिए। अब ये है सेंटर वाला एटम। ठीक है, ये है आपका सेंटर वाला एटम। ऐसे यहाँ पर भी है, कॉर्नर्स पे एटम तो सभी जगह है ना, ऐसी कोई पोजीशन तो है नहीं। ये कितनी यूनिट सेल दिखाई है मैंने एक साथ? ये मैंने दिखाई है 4 यूनिट सेल्स। तो हर यूनिट सेल के सेंटर पे क्या है? ब्लू एटम रखा हुआ है। तो आपको पता है, आपने अभी देखा कि सर ये वाला एटम इसे टच करेगा। तो ये जो कॉर्नर वाला एटम है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ पर्पज़ नहीं है इसे बड़ा बनाने का। तो सर ये इसको टच कर रहा है, सर ये इसे भी टच करेगा, ये इसे भी टच करेगा, ये इसे भी टच करने वाला है। तो 4 अगर सेल यहाँ पर, ठीक है, ये 4 को टच कर रहा है, इसके सामने भी तो 4 होंगे। इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इस तरह से समझने के लिए है। ठीक है, तो ये 4 को टच कर रहे हैं, 4 और ऐसे बनेंगे सामने, उनको भी टच करेगा। तो इसका मतलब ये 8 एटम्स को टच कर रहा है। जैसे मैंने कहा था ना, कॉर्नर वाले से 4 रूम बना सकते हो नीचे, ऐसे 4 ऊपर भी बन सकते हैं। ऐसे यहाँ पर 4 रूम नीचे बन चुके हैं, इसके सामने भी 4 बन सकते हैं। तो ये सेंटर वाला जो ये काला आइटम दिखाई दे रहा है वो किस किस को टच कर सकता है? वो 8 एटम्स को टच कर सकता है। क्लियर हुआ? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सर? सेंटर वाले का भी 8 है सर, कॉर्नर वाले का भी कितना है? 8 है। तो ये थी कहानी। आई बात समझ में? तो सारी चीज़ों को अगर हम सम अप करें एक बार, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी है। पहली चीज़, अरेंजमेंट कैसा है? बोलो बेटा, कैसा अरेंजमेंट है? सर अरेंजमेंट का नाम है AB टाइप अरेंजमेंट, राइट? वेरी गुड, याद हो गया। सर ए और आर में रिलेशन। अच्छा, उससे पहले यूनिट सेल बताओ। यूनिट सेल क्या है?
सर यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल BCC। सर BCC से हमें बॉडी डायगोनल याद आता है और बॉडी डायगोनल कितना होता है 4R इज इक्वल टू A√3। फिर बारी आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। सर सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, क्योंकि सेंटर वाला एटम कॉर्नर वाले सारे एटम्स को टच करता है। ऐसे ही सर कॉर्नर वाले एटम्स 8 जगह पर प्रेजेंट है, तो वो 8 अलग अलग यूनिट सेल में सेंटर वाले एटम को टच करता होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8,8। आर में रिलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। हाँ, एक और चीज़, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 2। तो ये है आप लोगों की जो मेन इंफॉर्मेशन यहाँ से निकली है। एक और चीज़ थी इसमें पैकिंग फ्रैक्शन, जो कितना था 68%। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए। तो ये चीज़ है। तो कोई भी किसी भी पॉइंट पर जब तक समझ में ना आए, मैंने हर चीज़ के 2 या 3 तरीके बताए हैं समझने के लिए, तो जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद तुम अपने अपने तरीके बना सकते हो इमेजिन करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। लेकिन जब तक किसी चीज़ के लिए बिल्कुल फील ना आए दिल से कि हाँ सर हमें इमेजिन हो गया है कि ये 8 जगह पर प्रेजेंट है, ये सेंटर को टच कर रहा है, ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, क्यों इनमें गैप आए, तब तक वहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, सोचते रहना है। ठीक है, जितना ज़्यादा इमेजिन करोगे उतनी पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ भी उसे शेयर करें।